बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे दोस्तों, हमने इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का एक कॉन्सेप्ट IAS 36 में किया। ICAP ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ामिनेबल सप्लीमेंट एक इशू किया है बच्चों। इसमें से ज़्यादातर एरिया हम ऑलरेडी अल्लाह के फजल से कर चुके हैं। मैं इस लेक्चर में मेन फोकस अपना रखूँगा इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल का। अभी तक हमने ये देखा है कि इम्पेयरमेंट होता है तो हम इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करते हैं और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट करते हैं। अगर एंट्री बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट कर दें और एसेट को क्रेडिट कर दें। ठीक है, अब इस एंट्री को पहले लेकर चलूँगा, फिर कॉस्ट मॉडल को, रीवैल्यूएशन मॉडल को, फिर आगे चल के आपको सिखाऊँगा कि अगर कहीं सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाएँ और आपकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो डाउन होने के बजाय आने वाले वक्तों में इंक्रीज़ हो जाए तो फिर आपने इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है जी दोस्तों, आए भाई, बस भाईजान ठंडी करके खानी। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मैसेज क्या Objective and scope, definition, stages in accounting for an impairment loss, indications of impairment, measuring recoverable amount, recognition and accounting for impairment। सर ये सारी चीज़ें तो कर ली थी। रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस और लास्ट में समरी ऑफ द अप्रोच। जी दोस्तों, मैं आपको इसलिए रीड करवा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इस पर टाइम ना लगाना पड़े। एक रिकॉर्डिंग से आपका ये वाला सप्लीमेंट का एरिया कवर हो जाए। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में वो क्या कह रहा है? एन एसेट इज सेड टू बी इम्पेयर्ड व्हेन इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट, यानी WDV इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यही हमने कहा था कि जब रिकवरेबल अमाउंट उसकी WDV से कम हो जाए तो इस एसेट का राइट नहीं है कि ये WDV पर एग्जिस्ट करे, हमें इसे राइट डाउन करना चाहिए। कहाँ? इसकी रिकवरेबल अमाउंट तक। From time to time, an asset may have a carrying value that is greater than its fair value, but this is not necessarily impairment, as the situation might change in the future as the reporting date approaches। कहते हैं टाइम टू टाइम जो है वो WDV क्या हो सकती है? ग्रेटर हो सकती है। किससे? उसकी फेयर वैल्यू से। कहते हैं इसको आप इम्पेयरमेंट ना समझें। क्यों? क्योंकि आगे चल के जिस दिन रिपोर्टिंग डेट्स आएंगी तो फिर सिचुएशन क्या हो सकती है? रिवर्स भी हो सकती है। यही हमने देखा था कि फेयर वैल्यू अप भी चली जाती है और डाउन भी चली जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इज टू एंश्योर दैट एसेट्स आर कैरिड वैल्यूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट नो मोर देन देयर रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है मैं सिखा चुका हूँ, दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। स्कोप ऑफ IAS 36, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप? किसी भी स्टैंडर्ड के स्कोप का मतलब क्या होता है? ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसकी टेरिटरी क्या है, इसकी ज्यूरिस्डिक्शन कितनी है, इसके पैरामीटर्स कितने हैं, किसमें ये एग्जिस्ट करेगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। IAS 36 अप्लाइज टू अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट द MCQ आ सकता है। किस पे अप्लाई नहीं होगा? किस पे अप्लाई नहीं होगा? ये FAR 2 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। FAR 2 जी हमारी बुक की थ्योरी है जी, आपके सिलेबस में नहीं है, बल्कि बस मैं क्रॉस कर देता हूँ कि सिलेबस में नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको अलहदा स्टैंडर्ड करवाया हुआ है। बायोलॉजिकल एसेट आपके सिलेबस में नहीं है। IFRS नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल आपके सिलेबस में नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट आपके सिलेबस में नहीं है। फाइनेंशियल एसेट FR1 में नहीं है। IFRS 15 पहले हुआ करता था, अब आपके सिलेबस में नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमने जो दो चीज़ें देखी FR1 में, इन्वेंट्रीज पर इम्पेयरमेंट अप्लाई नहीं होगा और किस पे अप्लाई नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कहीं हमने इम्पेयरमेंट की बात नहीं की। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पर लेकर चलते थे तो उसमें लॉस आया करता था, लेकिन वो लॉस फेयर वैल्यू लॉस हुआ करता था। क्या होता था? फेयर वैल्यू लॉस। उसको हमने इम्पेयरमेंट नहीं कहा था बच्चों। जी बच्चों, डेफिनेशंस पर आ जाए। सिखा चुका हूँ बच्चों,
अपने लेक्चर्स में रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज, इम्पेयरमेंट लॉस और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या थी? एट द एंड ऑफ द एसेट्स यूजफुल लाइफ, जब आप उसको सेल करते हैं तो समटाइम्स सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है और वो एसेट की डिस्पोजल वैल्यू में से माइनस होकर नेट में अपने फॉर्मेट में शो किया करता था। तो ये डेफिनेशंस मैं अपने लेक्चर्स में आपको डिलीवर कर चुका। स्टेजेस इन अकाउंटिंग फॉर एन इम्पेयरमेंट लॉस, मैं क्यों दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि आपके जहन में ये ना रहे यार हमने सप्लीमेंट नहीं पढ़ा। सप्लीमेंट में से सिर्फ रिवर्सल मुझे आज बताना है, बाकी तो सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप जहन में ना लगाएं यार सप्लीमेंट अभी पढ़ना बाकी है। स्टेजेस इन अकाउंटिंग फॉर एन इम्पेयरमेंट लॉस, देयर आर वेरियस स्टेजेस इन अकाउंटिंग फॉर एन इम्पेयरमेंट लॉस। एस्टैब्लिश वेदर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, और ये किस डेट पे करते हैं? मेजरमेंट डेट पे। मेजरमेंट डेट क्या थी? जिस दिन इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। एक तरीके से ये समझ लें कि इम्पेयरमेंट की रिवीजन भी साथ साथ चलती जा रही है आपकी। जज़ाकल्लाह, आपसे बहुत राजी हो, बहुत कामयाब करें। इफ सो असेस द रिकवरेबल अमाउंट, क्या थी रिकवरेबल अमाउंट? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। रिकवरेबल अमाउंट आ गई, इसको WDV से कंपेयर करेंगे, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होगी तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा, एंट्री होगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट या इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। राइट डाउन द अफेक्टेड एसेट बाय द अमाउंट ऑफ द इम्पेयरमेंट टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट, और जब हम इसको रिकवरेबल अमाउंट पे ले आएंगे तो इसको हम कहा करते हैं अक्सर रिवाइज्ड बुक वैल्यू। क्या कहेंगे? रिवाइज्ड बुक वैल्यू, क्योंकि अब ये वो वैल्यू होगी जो आगे इसकी जर्नी में इसके साथ चलेगी और नेक्स्ट टाइम ये डेप्रिशिएट हुआ करेगी। ईच ऑफ दीज स्टेजेस विल बी कंसिडर्ड इन टर्न इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट। कब पता चलता है कि इम्पेयरमेंट हो गई? एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। याद करें, रीवैल्यूएशन कब होती है? एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल से गेन लॉस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। At the end of each reporting period, an entity should assess whether there is an indication that impairment might have occurred. If such an indication exists, the entity must estimate the recoverable amount of the asset in order to establish whether impairment has occurred, and if so, the amount of impairment. The following are given by IAS 36 as possible indicators of impairment. यहाँ से MCQ आ सकता है। इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट बता दें, यहाँ से MCQ आ सकता है। दीज मे बी इंडिकेटर्स आउटसाइड द एंटिटी इटसेल्फ, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। तो कुछ एक्सटर्नल होंगे, कुछ इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब बाहर की जो एनवायरनमेंट है वो हमें बताएगी आपका एसेट डाउन हो गया, वहाँ से सिग्नल मिलेंगे। इंटरनल मीन मैनेजमेंट खुद एविडेंस के साथ या जजमेंट के साथ अप्लाई करेगी कि हमारा एसेट क्या हो चुका? इम्पेयर हो चुका। Such as market factors and changes in the market. Alternatively, there may be an internal indicators relating to the actual condition of the asset or the condition of the entity's business operations. When assessing whether there is an indication of impairment, IAS 36 requires that at a minimum the following sources are considered. अब बच्चों इसको तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से MCQ आ सकता है। एक्सटर्नल सोर्सेज के ये इंडिकेटर्स हैं और इंटरनल के ये हैं। एन अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू कहाँ से पता चलती है? मार्केट से। तो मार्केट क्या हुआ? एक्सटर्नल सोर्स। एविडेंस दैट द एसेट इज डैमेज्ड और नो लॉन्गर ऑफ यूज टू द। अब डैमेज कहाँ होगा? एसेट यहाँ पड़ा है तो डैमेज यहाँ होगा, उसका एविडेंस यहाँ से पता चलेगा। कौन सा सोर्स? इंटरनल। Significant changes in technology, markets, economic factors, all laws and regulation that have an adverse effect on the company. आजकल कोरोना पिछले 2 साल पहले गया, इसने ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को कौन सा इम्पैक्ट दिया? नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। अब ये क्या है? ये इकोनॉमिक फैक्टर्स में आया। इंटरनेशनल कोई लॉ चेंज हो जाए, पाकिस्तान में सेनेट जो है वो कोई लॉ चेंज कर दे, कंपनीज एक्ट 2017 में कोई चेंज आ जाए, तो ये क्या होगा? फैक्टर्स और
लॉज एंड रेगुलेशंस। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। अब आपका एसेट जो है वो सेकंड जनरेशन में चला गया, थर्ड जनरेशन में चला गया, ऑब्सोलीट हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा, पब्लिक डिमांड नहीं अब इस एसेट को यूज करने की। जैसे आजकल सोलर पर क्योंकि गवर्नमेंट ने रिबेट दिया हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटीज कम की हैं, अब सोलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करता जा रहा है किसको, यूपीएस सिस्टम को, जनरेटर को। तो इसका मतलब है जब यूपीएस या जनरेटर्स की वैल्यू इस नए इमर्जिंग एसेट सोलर सिस्टम से डाउन होगी तो हम कहेंगे ये किसकी वजह से हुआ, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स कहाँ से पता चलेंगे, एक्सटर्नल। इंटरनल में देयर आर प्लान्स टू डिसकंटिन्यू, याद करें डिसकंटिन्यू ऑपरेशन सिखाए थे ईपीएस में। आपने कहा यार ये सेगमेंट बंद करना है, इसमें पोटेंशियल नहीं है, इसमें हैवी लॉसेस चल रहे हैं, तो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। देयर आर प्लान्स टू डिसकंटिन्यू और रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशन फॉर विच द एसेट इज करेंटली यूज्ड। अब ओवरऑल अपने बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, पहले ट्रेडिंग कर रहे थे अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग थी अब आप ट्रेडिंग पे आ रहे हैं। जैसे पिछले 10-15 साल पहले बाटा और सर्विस ने अपने यूनिट्स जो लाहौर में थे इनके प्रोडक्शन के, उन्हें क्या कर दिया, बंद कर दिया और चाइना से इंपोर्ट शुरू कर दी। तो इसका मतलब है बाटा ने, सर्विस ने अपने जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है उसे क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। अब जब इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप किया तो इनके एसेट्स की वैल्यू में अगर वो कस्टमाइज्ड होंगे तो क्या आ जाएगी, डिक्रीज आ जाएगी। अब ये जो डिक्रीज आई ये कौन सा फैक्टर है, इंटरनल, क्योंकि मैनेजमेंट ने प्लान से डिसाइड किया। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स अफेक्टिंग द वैल्यू इन यूज ऑफ द एसेट, वेरी सिंपल, सिखाया था। जब वैल्यू इन यूज करते हैं तो डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना बड़ा डिस्काउंट फैक्टर होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, जितना ज्यादा डिस्काउंट रेट होगा उतना डिस्काउंट फैक्टर कम होगा, जितना डिस्काउंट फैक्टर कम होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, जितनी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी उतनी वैल्यू इन यूज कम होगी। कैसे, याद कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। अब 200 रुपये फ्यूचर वैल्यू है, अहमद कहता है सर 10% लगाएं डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट 10% है मार्केट में, तो मैं करूंगा 1 + 0.1 रेज़ टू द पावर -1। क्या आंसर आया प्रेजेंट वैल्यू में, 200 को 0.909 से मल्टीप्लाई कर 1, जी भाई 181 ही आ रहा होगा। अहमद कहता है नहीं, अबू बकर कहता है नहीं सर, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 20% चल रहा है। अब देखें जरा 20% पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, करके देखें, 20% पे 166। अब मुझे बताएं क्या है, 10% पे 181, 20 पे 166, यही मैं कह रहा हूं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो डिस्काउंट रेट ज्यादा, डिस्काउंट रेट ज्यादा तो डिस्काउंट फैक्टर कम, डिस्काउंट फैक्टर कम तो प्रेजेंट वैल्यू कम, प्रेजेंट वैल्यू कम तो वैल्यू इन यूज कम। और ये एमएफए के टीचर आपको सिखाएंगे जब वो आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सिखा रहे होंगे, हायर द डिस्काउंट रेट, हायर द इंटरेस्ट रेट, लोअर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द एसेट्स एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, किसी वजह से आपका एस्टिमेट चेंज हो गया और यूजफुल लाइफ अब आपकी क्या कर गई, डिक्लाइन कर गई, जिसकी वजह से अब आपकी जो ओवरऑल WDV है, रिकवरेबल अमाउंट है, या फ्यूचर में उससे फ़ायदा लेने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, वो कम होगा। क्यों, रिकवरेबल अमाउंट है क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जब किसी को पता चल गया कि इस एसेट की लाइफ कम हो चुकी है तो उसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा लगेगी, कम लगेगी, कम लगेगी। अब आ जाए वैल्यू इन यूज़ पे, जब एसेट की यूजफुल लाइफ कम हुई तो उसका यूज़ अगले आने वाले सालों में कम ईयर्स में होगा, कम ईयर्स में होगा तो कम प्रेजेंट वैल्यूज होंगी, जब कम प्रेजेंट वैल्यूज होंगी तो वैल्यू इन यूज कम होगी। तो जैसे ही एसेट की यूजफुल लाइफ कम होती है
इम्पेयरमेंट की रीज़न इंटरनल फैक्टर बन जाती है। द कंपनीज नेट एसेट्स हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू देन द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप मीन्स टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी of the entity, usually computed as market value per share multiplied by number of shares। सुनिएगा बच्चों, है ये वैसे MFA जहाँ पे हम बिजनेस वैल्यूएशन सिखाते हैं, थोड़ा बहुत बताया था। देखें भाई, ये है बिजनेस और बिजनेस की वर्थ कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। अभी हम ये समझते हैं कि इसकी वर्थ इसके एसेट्स पर है, तो जब एसेट्स की WDV ज्यादा है, ये देखें कैरिंग वैल्यू देन द कंपनीज मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू किसकी ले रहा हूं? नहीं, बस यही समझाना था, मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो कह रहा है WDV ऑफ एसेट ज्यादा है, लेकिन जब मार्केट में बिजनेस को बेचने जा रहे हो तो बिजनेस एज अ होल कम का बिक रहा है। बात को समझ रहे हो? अब अगर बिजनेस की मार्केट वैल्यू उसके एसेट्स की WDV से कम है तो फिर आपके पास राइट नहीं है कि आप अपने एसेट्स को हाई वैल्यू पे शो करो, क्योंकि एसेट जिस बिजनेस के हैं अगर उसकी वैल्यू डाउन हो गई तो टेक्निकली आपके एसेट्स हाई वैल्यू पर एलिजिबल नहीं है कि शो होते रहे। आपको उन एसेट्स की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो मार्केट वैल्यू है ये कौन बताएगा? बिजनेस की मार्केट वैल्यू ये मार्केट वैल्यूअर बताएगा। कौन सा फैक्टर आया? एक्सटर्नल आया, तो फिर आपको इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई भी एक MCQ आ सकता है बेटा, और एक नहीं है, 100 है बच्चों। एक नहीं है, 100 है। कभी आपको सर अंसारी आपको बहुत ही शौक है लेक्चर डिलीवर करने का, ठीक है? चलो मेरे दोस्तों, खुश रहो। इंटरनल में लास्ट, देयर इज एविडेंस दैट द एंटिटीज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इज वर्स्ट देन एक्सपेक्टेड। पहले से तुम्हें क्या है भाई? क्या है? एविडेंस मौजूद है। अब इंटरनल रिपोर्ट्स, इंटरनल रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से एविडेंस मिला, ये आपके कहीं नहीं लिखा हुआ। एविडेंस मिल गया आपको, क्या मिला? दैट द एंटिटीज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब है आपने एक प्लान बनाया, उस प्लान के बाद डायनामिक एनवायरनमेंट्स की वजह से कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिले कि आपको अपना प्लान ही रिवाइज करना पड़ा। अपना ही प्लान क्या करना पड़ा? रिवाइज करना पड़ा। और रिवाइज प्लान ये बता रहा है कि जो तुम्हारी अब परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है वो पुरानी एक्सपेक्टेशन से वर्स है। तो जब आपकी परफॉर्मेंस ओरिजिनल प्लान से वर्स होने जा रही है तो इसका मतलब एसेट्स अपनी उस वैल्यू पर एक्सपेक्ट ना करें जिस पर आपने उन्हें बुक किया हुआ है। अब उनकी वैल्यू क्या हो चुकी? डाउन हो चुकी। तो आपको क्या रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? इम्पेयरमेंट। ठीक है, जी मेरे दोस्तों, internal indicators for impairment are generally refers to items under control of management, while external indicators are outside the control of management. If there is an indication that an asset is impaired, then it is tested for impairment. This involves calculating the recoverable amount of the item in question and comparing this to carrying amount. ये सिखा चुका हूँ जी। Measuring recoverable amount, it has been explained that recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and value in use. जी बच्चों, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तमाम एसेट्स की फेयर वैल्यू हमेशा नहीं मिलती। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी एक्टिव मार्केट नहीं होती। जब एक्टिव मार्केट नहीं होती तो इसका मतलब वो एसेट्स कस्टमाइज्ड हैं। जैसे रेलवे के पास ट्रेन हैं, रेलवे कहता है यार मैंने चेक करना है कि इनकी फेयर वैल्यू क्या है,
तो बताएं भाई, पाकिस्तान में रेलवे के अलावा कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ट्रेन्स मौजूद हो? नहीं है। तो इसका मतलब इन ट्रेन्स की क्या नहीं होगी? एक्टिव मार्केट नहीं होगी। ये कस्टमाइज्ड एसेट्स हैं। अब एक्टिव मार्केट ना होने की वजह से तो हमेशा फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती। फिर आपको वैल्यूअर्स बुलाने पड़ते हैं जो अपने इंडिपेंडेंट रियलिस्टिक अजम्पशंस को यूज़ करते हुए आपके ऐसे एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करके देते हैं। जी बच्चों, और ये वैसे भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिखाया था। क्या सिखाया था? वो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग, वो रिमोट एरिया में यूएई के रेगिस्तानों में कौन मौजूद नहीं था? वहाँ एक्टिव मार्केट नहीं थी। तो हमने क्या कहा था? सॉरी भाई, बुर्ज खलीफा को फेयर वैल्यू पे नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू इनडिटर्मिनेबल है। फिर IAS 40 ने क्या कहा था? क्या कहा था? भूल गए। उसने कहा था चलो फेयर वैल्यू नहीं डिटरमिन कर सकते तो किस पे रख लो? कॉस्ट पे रख लो। लेकिन फिर IAS 40 ने क्या कहा था? कॉस्ट पे रख लो, लेकिन कोई तरीका लगाओ कि बता सको कि भाई ये जिसे कॉस्ट पे रखा है इसकी फेयर वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यानी रेंज इतनी हो सकती है। ठीक है भाई। तो सम टाइम फेयर वैल्यू डिटरमिन हो जाएगी और सम टाइम फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं होगी। आगे चलें भाई। हो गया, मतलब पहले सिखा चुका। कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज, ये सारा एरिया हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इनफ्लो में क्या लेना है, आउटफ्लो में क्या लेना है, क्या इग्नोर करना है, डिस्काउंट रेट प्री टैक्स लेना है, लोन फाइनेंस से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लेना, लीज पेमेंट्स को कंसिडर नहीं करना, फाइनेंस चार्ज को कंसिडर नहीं करना, जिस लायबिलिटी को पहले से बुक कर लिया उसके अब अगर पैसे दे रहे हो उसको कंसिडर नहीं करना, नॉन कैश एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करना, अपग्रेडेशन चार्जेस एसेट में ऐड होते हैं उनको कैश फ्लो में नहीं लेना। ये सारी बातें इम्पेयरमेंट में हम कर चुके हैं बच्चों। जी मेरे दोस्तों, आगे आ जाए। ये कर चुके हैं, रुक जाए। रिकवरेबल अमाउंट करवाई भी है कैलकुलेट। आगे चलें जी भाई। इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करना सिखाया हुआ है। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, और दूसरा क्या सिखाया हुआ है? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। कॉस्ट मॉडल से भी सिखाया हुआ है और रिवैल्यूएशन मॉडल से भी सिखाया हुआ है। एसेट कॉस्ट मॉडल से मूव कर रहा है तो फिर इम्पेयरमेंट के बाद बैलेंस शीट में नज़र आएगा आपको कॉस्ट लेस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। और अगर रीवैल्यूड एसेट हुआ करता था, revalued amount less accumulated depreciation from the last revaluation less accumulated impairment losses from the last revaluation। ये सीखा भाई आपने, ठीक है। आगे चले भाई। ये एग्जाम्पल स्कीम ही है भाई, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्लाह के फजल से आपको करवाई हुई है। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ भी आपको इम्पेयरमेंट कराया हुआ है। क्लास में इसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की हुई हैं। आगे चलें। बस जी आगे कर दें थोड़ा, बस जी रुक जाए। ये था मकसद जो आपको बताना था, रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। अब सुनिएगा, अ कंपनी मस्ट मेक एन असेसमेंट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एज टू वेदर अ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इम्पेयरमेंट शुड बी डिक्रीज्ड और मे नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कहता है भाई छोड़ दो, सोचो। क्या सोचो? ये ना समझना कि अगर वैल्यू गिर गई तो दोबारा नहीं उठेगी। हम तब्दीली ले आए और क्या कह रहे हैं? कंपनी शुड असेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड कि पुराना जो इम्पेयरमेंट लिखा हुआ था क्या वो इम्पेयरमेंट लॉस कहीं कम तो नहीं हो गया या बिल्कुल ही ख़त्म तो नहीं हो गया, यानी जितने से गिराया था क्या दोबारा से एसेट की रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज तो नहीं हो गई। अगर ऐसे हो जाए, इफ द लॉस नो लॉन्गर एग्जिस्ट और लेस एग्जिस्ट, इट इज रिवर्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग गाइडेंस। तो फिर आज से आपने क्या समझना है, जैसे रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर होता है, ऐसे ही इम्पेयरमेंट का टेस्ट भी कब हुआ करेगा? एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। और पहले आप उसको इम्पेयरमेंट पिछले साल रिकॉर्ड कर चुके,
अब आपको लग रहा है नहीं भाई इम्पेयरमेंट नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट तो गिरने के बजाय ज़्यादा हो रही है, तो वो कहता है कि इसको रिवर्स करो, पुराने इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे करो, इस गाइडेंस के करो, आंखें बंद करके नहीं करना। जैसे बाद दफ़ा हमें कोई खाने पे बुला ले तो हुक्म क्या है, इकराम का खाना खाओ, मेज़बान के लिए भी छोड़ के आओ, लेकिन हम कौन सा खाना खाते हैं, जुल्म का। वो बेचारा मजबूर हो जाता है कि जब हम उसके घर से निकलें तो वो बाज़ार से लाके बच्चों को खिलाए। तो कभी किसी के घर जाएं तो इस तरीके से खाएं जो इकराम का खाना हो। अब वो क्या कह रहा है, भाईजान इम्पेयरमेंट लॉस को घोल के रिवर्स कर देना, लेकिन मेरी गाइडेंस के मुताबिक, अन्यवाह नहीं, आंखें बंद करके नहीं, आ जा भाई जो हो रहा है, नहीं, कहता जो मैं गाइडेंस दूं वो देना। अच्छा जी, आपकी गाइडेंस क्या है, एनी रिवर्सल शुड नॉट लीड टू अ कैरिंग अमाउंट इन एक्सेस ऑफ व्हाट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट वुड हैव बीन विदाउट द रिकॉग्निशन ऑफ द, वेरी गुड, वेरी सिंपल। कहते हैं रिवर्सल करो तो ऐसी कैरिंग अमाउंट ना ले आना जो ज्यादा हो उस कैरिंग अमाउंट से जिसको आज मैं देख रहा होता अगर मैंने माजी में इंपेयरमेंट ना की होती। यानी आपने WDV देखी, रिकवरेबल अमाउंट देखी, रिकवरेबल अमाउंट कम थी, WDV ज्यादा थी, आपने अपने एसेट को गिरा दिया, ये तो पुराना है, ये तो माजी है, आज उसे उठाना है। कहता है उठाओ, जरूर उठाओ, लेकिन कहां तक उठाना, उस WDV तक जो आज होती अगर माजी में ये एसेट इंपेयर ना हुआ होता। ये ना हो कि रिकवरेबल अमाउंट जंप कर गई, तुमने कहा ले जाओ जी टॉप तक, नहीं भाई, कहां तक लेके जाऊंगा, जो मेरी अपनी एसेट की WDV होती अगर माजी में मैंने इस एसेट को क्या ना किया होता, इंपेयर। समझ आ रही, पक्की बात। ये 4 बच्चे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोते ना रह जाना। In allocating a reversal of an impairment loss, the carrying amount of an asset must not be increased above the lower of these two. अब कंफ्यूज ना होना, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ 2। यहां क्या कह रहे हैं, in allocating a reversal of an impairment loss, the carrying amount of an asset must not be increased above the lower of, यानी अगर उठा रहे हो वैल्यू को तो कहां तक उठाना, जो इन दोनों में से लोअर हो, जो इन दोनों में से लोअर हो। अब सुनिएगा, सुनिएगा, पहले माजी में क्या किया, WDV से ले आए रिकवरेबल अमाउंट तक, कहां ले आए, ठीक है, फिर उसको डेप्रिशिएट करते रहे, क्या आ चुकी है WDV, कौन सी, रिवाइज्ड, ठीक है। आज तुम्हें पता चला ओहो एसेट की वैल्यू गिनने के बजाय अप हो गई, वो कहता है ले जाओ, कोई बात नहीं, इधर तुम डाउन कर रहे थे, अब क्या करो, करो अप, लेकिन अप करते हुए ध्यान रखना कहां तक जाना, इन दोनों में से जो लोअर हो वहां पे एसेट को लेके जाना। अब जब माजी में इंपेयरमेंट किया तो क्या किया, इंपेयरमेंट डेबिट, एसेट क्रेडिट। आज क्या करूंगा, एसेट डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, लेकिन एसेट को कहां तक रखना, जो इन दोनों में से लोअर हो। क्या, इट्स रिकवरेबल अमाउंट इफ, आज की डेट में वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट ऊपर चली गई, बताओ जी आज क्या है, ये है जी, उसको कंपेयर करूंगा, कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन डिटरमिन्ड नेट ऑफ और डेप्रिसिएशन had no impairment loss been recognized for the asset in ऐसा समझो जैसे ये कभी इंपेयर हुआ ही नहीं था। वो जो आज WDV होती ले जाओ, वहां तक तुम्हारा राइट है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि प्रूडेंस क्या कहती है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर भाई। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिएगा, जब इंपेयरमेंट होती है तो क्या एंट्री होती है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट। जब रिवर्सल होगा तो एसेट डेबिट और इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अ रिवर्सल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट और, कहता है भाई जब इंपेयरमेंट लॉस आया था तो P&L डेबिट किया था,
कोई बात नहीं, आज P&L क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। द ओरिजिनल इम्पेयरमेंट वाज चार्ज टू द, इन विच केस द रिवर्सल शुड बी क्रेडिटेड टू द, ये सिखा चुका था। अगर कोई ऐसा रीवैल्यूड था और इम्पेयरमेंट होती थी और रीवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ पड़ा होता था, तो हम पहले उसको न्यूलिफाई करते थे, फिर P&L में जाते थे। कहते फिर रिवर्सल में भी ऐसे ही करना। कैसे करना, अभी मैं टेबल बनाकर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। ये तो वही है सारी कहानी। आगे चले भाई, ले जी एक एग्जाम्पल आ गई, ये आई कैप की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी को लेकर मैं चला था, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। पहले ज़रा रूल लिखवा दूँ, हेडिंग बनाए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। छोटे से मैंने फ्लो चार्ट सा बनाया है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। लिखें जी, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। बेटा इस लेक्चर से पहले इम्पेयरमेंट लॉस नॉर्मल कवर करना, रिवर्सल बाद में कवर करना। पता चले रिवर्सल कवर कर लिया, इम्पेयरमेंट रिवाइज नहीं किया हुआ। इम्पेयरमेंट की रिवीजन करते हुए इस वीडियो को सुनना, इंशाल्लाह ऐसा लगेगा जैसे वही लेक्चर है, सर ने एक स्टेप आगे और बता दिया सप्लीमेंट में से। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एट द टाइम, आई कैप के सप्लीमेंट की ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, the revised book value, the revised book value should be lower of followings, इनमें एक है रिकवरेबल अमाउंट। क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। जी जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट जैसे माजी में की थी वैसे ही आज करेंगे। माजी में गिराने के लिए की थी, आज उठाने के लिए कर रहे हैं। रिकवरेबल अमाउंट और सेकंड क्या है? WDV, had the impairment was never took place। क्या अज्यूम करके कि कभी इम्पेयरमेंट नहीं हुई थी, कभी इम्पेयरमेंट नहीं हुई थी। अब ये जो बुक वैल्यू है, ये जो WDV है, इसके दो अंदाजे होंगे, दो स्टाइल होंगे। याद करें, या तो एसेट को शो कर रहे थे, बोले कॉस्ट मॉडल से, किससे? कॉस्ट मॉडल से, या फिर उसे शो कर रहे थे रीवैल्यूएशन मॉडल से। किससे? रीवैल्यूएशन मॉडल से। क्योंकि ये भी तो हो सकता है जिस एसेट को आपने इम्पेयर किया वो कॉस्ट मॉडल पे था, और ये भी हो सकता है कि माजी में वो किस पर था? रीवैल्यूएशन मॉडल पे। अब अगर कॉस्ट मॉडल चल रहा था तो WDV कैलकुलेट होगी, WDV विल बी फ्रॉम, बोलें जी, ओरिजिनल। किससे? ओरिजिनल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमने अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? कि कभी इम्पेयरमेंट नहीं हुई थी, तो दरमियान में तो इम्पेयरमेंट आ गई थी, इम्पेयरमेंट की वजह से उसकी WDV नीचे गिर गई थी रिकवरेबल अमाउंट तक, और अगले सालों में डेप्रिशिएट हो रही थी रिकवरेबल अमाउंट, जिसे रिवाइज बुक वैल्यू कह रहे थे, तो वो तो गिर चुकी थी। वो गिर चुकी तो ये WDV तो नहीं यूज होगी।
हमें तो वो WDV चाहिए जो इस अजम्पशन से हो कि 2-4 साल पहले कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ था। और इधर WDV विल बी फ्रॉम लास्ट रिवैल्यूएशन। क्यों? जब रिवैल्यूएशन होती है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी न्यूलिफाई होती है और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी न्यूलिफाई होते हैं, क्योंकि WDV को कंपेयर किया जाता है किसके साथ? रीवैल्यूड अमाउंट के साथ, जब रीवैल्यूएशन होती है। तो जब आपने पहली दफा या आखिरी दफा इससे पहले कभी रीवैल्यूएशन करवाया होगा तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जीरो और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी जीरो। तो वो कहता है उस रीवैल्यूड अमाउंट को लेकर चलें और दरमियान में अगर कहीं इंपेयरमेंट आया हुआ है तो आपने उसे कंसीडर नहीं करना। जैसे यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि कभी इंपेयरमेंट नहीं हुआ, ऐसे ही रीवैल्यूड एसेट को लेना कौन सी डेट से? लास्ट रीवैल्यूएशन से, और उसको डेप्रिशिएट करते हुए आज तक ले आओ। जो WDV आएगी उसे कंपेयर करो और दोनों में से जो लोअर हो उसे क्या समझो? आज की, जी भाई, उसे क्या समझो? आज की नई WDV, आज की नई WDV। फिर देख लो कि कितना अपने एसेट को तुमने उठाना है, अप करना है। लिखें जी एक एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखें, ICAP की बुक से ही ली है, सप्लीमेंट से। कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख, ये देखें ये लिखी हुई है। तो भाई कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख, लाइफ रख लें 10 साल, क्योंकि 10,000 डेप्रिसिएशन आ रही है, लाइफ रख लें 10 साल, और ये लिखा हुआ भी है, एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 10 ईयर्स विद अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0 है। तो लिखें कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख, बाइंग डेट 1/1/16, लाइफ 10 ईयर्स, लिख लिया? बल्कि लिख ही देता हूं यहां पे जी। कॉस्ट कितनी लिखी? 1 लाख। यहाँ लिख लें भाई, ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। कॉस्ट 1 लाख, लाइफ 10 ईयर्स, रेजिडुअल वैल्यू 0, बाइंग डेट 1/1/16। अब रिकवरेबल अमाउंट, क्या बोला मैंने? रिकवरेबल अमाउंट 31/12/17। इस डेट को रिकवरेबल अमाउंट 64 मैंने लिखा था 64,000। ICAP के सप्लीमेंट से ही ले रहा हूं भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ICAP के सप्लीमेंट से सबसे ज़्यादा इजी रहेगा आपके साथ डिस्कशन करना। और फिर रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल किसको? अभी रुक जाए ना, वो तो पूरा टेबल बनाएंगे हम। रिकवरेबल अमाउंट में ले आया 31/12/19 को 70,000, 31/12/19 को क्या ले आया? 70,000। लो भाई अहमद कंपोज करके डाल देना, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। अब क्या हुआ ये देखो, पहले क्या करूंगा? 1 लाख से नीचे लेकर आऊंगा, गिराऊंगा। जब गिरा के चला दूंगा तो कुछ सालों के बाद क्या करूंगा? उठा दूंगा। उठाते हुए इस रूल को याद रखना। क्लियर? अब आए जरा, पहले इसे सॉल्व करूंगा कॉस्ट मॉडल से, फिर क्वेश्चन एक बनाऊंगा रीवैल्यूएशन मॉडल से। उसमें क्या नया पॉइंट आ जाएगा? रीवैल्यूड का आएगा। पहले रीवैल्यूएशन करवाऊंगा, फिर इंपेयरमेंट करवाऊंगा, फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट करवाऊंगा। समझ आ गई बात? आए जी बुजुर्गों, ये कॉस्ट मॉडल के लिए बनाया था आपने? आए जी, डेट, डिस्क्रिप्शन और आगे पैसे लिखने था मैंने, फिर रुपीस लिख दिया। बोंगी ही मारी जब मारी, नाराज तो नहीं होता?
चल भाई अमाउंट, लो भाई अमाउंट और ये रुपी। पहले मुझे इम्पेयरमेंट तक कर दें, यहां तक कर दें मुझे इम्पेयरमेंट तक। ये इम्पेयरमेंट के बाद जो रिवाइज WDV आई जिसे हम रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं, 31/12/17 को है ना रिकवरेबल अमाउंट, यहां तक आप कर दें। रिवर्सल फिर मैं आपको सिखाता हूं, यहां तक तो मैंने सिखाया हुआ है और मैं पहले कह रहा हूं कि रिवीजन करने के बाद ये करना, पहले इम्पेयरमेंट को रिवाइज करना फिर इधर आना। जी मेरे दोस्तों चले, बताओ जी, 1/1/16 को कितने का खरीदा? 100,000। डेप्रिसिएशन के लिए 100,000, कोई रेजिडुअल वैल्यू है? डिवाइडेड बाय 10 कितना बना? 10,000। WDV बताएं जी? 90,000। फिर दोबारा 90,000 डिवाइडेड बाय 9 कितनी आई? 10,000 ही आई जी। आगे बता दें? 80,000। किस दिन की WDV? 31/12/17। लें जी फ्रेम में क्वेश्चन को, 31/12/17 को हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट कहाँ पे पहुंच गई? इसका मतलब वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उनमें से जो हायर है वो 64,000 है, यही रिकवरेबल अमाउंट है। अब यहाँ रिकवरेबल अमाउंट लिख दूंगा क्योंकि इसी वैल्यू ने आगे डेप्रिशिएट होना है। देखें साथ मैंने क्या लिख दिया? रिवाइज WDV, ताकि कंफ्यूज ना हो कि डेप्रिसिएशन तो WDV पे लगती है सर, रिकवरेबल अमाउंट पे लगा रहे हैं, इसने आगे ज्वाइन करना है। अब ये है हमारा मुस्तकबिल। आए जी, 16,000 से वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है इसलिए रीवैल्यूएशन मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं अप्लाई होगा। अब ये P&L में चला गया, क्या एंट्री पास हुई? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, समझाने के लिए कह रहा हूँ एसेट क्रेडिट हो गया। अब 64,000 को डेप्रिशिएट करूंगा 31/12/18 को, 64,000 माइनस 0/8, 9 के बाद 8 कितना आया जी? 8,000 आ गया। कितनी बनी WDV? 56,000 आ गया, 56,000। अब याद करें इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन दोनों हो तो पहले डेप्रिसिएशन बाद में इम्पेयरमेंट। आए जी 31/12/19 को 56,000 माइनस 0/7, बोलें जी 8,000। कितना रहेगी वैल्यू WDV? 48,000। अब देखिए भाई, हेलो हेलो, रिवाइज WDV वो कहता है 31/12/19 को 70,000 पे गई है, ले लूं डायरेक्ट? ये नहीं, एक वर्किंग करूंगा। क्या वर्किंग करूंगा? लोअर लूंगा इन दोनों में से, इधर देखो, लोअर लूंगा इन दोनों में से। ये आ चुका है 70। अब ये कैलकुलेट करूंगा, दोनों में से जो लोअर होगा उसको यहां लिखूंगा कि जनाब ये है रिवाइज WDV, ये है रिकवरेबल अमाउंट। ये क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। अब क्या करोगे? वर्किंग नंबर 1 इसे नाम दे दो। क्या नाम दे दो? वर्किंग नंबर। यहां जो वर्किंग नंबर 1, क्या कैलकुलेट करूं? लोअर ऑफ ए क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। बी WDV had the impairment never took place। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 70,000। किस डेट की? 31/12/19 की। अब मुझे क्या चाहिए? WDV 31/12/19 की, लेकिन किस अजम्पशन से? आप देखो जी, 1 2 3 4 इम्पेयरमेंट की रिवर्सल से पहले 4 साल गुजर चुके। कैसे पता चल रहा है कि रिवर्सल हो जाएगी? ये देखो कितनी वैल्यू है, ये कितनी है, ये जो भी फिगर हो लेना तो लोअर ही है ना। लेट से ये ज्यादा आ जाए तो ये लोअर बन गया,
और अगर ये कम आई तो ये लोअर बन गया। अभी चेक कर लेते हैं कि रिवर्सल होनी है या नहीं होनी। कितने का ख़रीदा था? 1 लाख का माइनस 1 लाख माइनस 0 ओवर 10 ज़रब 4। 1 लाख में से कितना डेप्रीशिएट हो चुका? 40,000। तो बाकी बचा 60,000। यहाँ ले आओ 60,000। ले आए? किसे टिक करो? लिख लें जी रिवाइज WDV कितनी आएगी? 60,000। अब यहाँ क्या लिख दो भाई? कितना लिख दो? 60,000। बताएं जी 12,000 का क्या हो गया? रिवर्सल। 12,000 का क्या हो गया? रिवर्सल। एंट्रीज देख लो ज़रा, मुश्किल नहीं है बेटा। ये देखो, ये इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था तो क्या एंट्री पास की थी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट। कितने से भाई? कितने से? 16,000 से। अब आ जाओ इधर, यहां क्या हुआ? रिवर्सल। तो फिक्स एसेट को क्या कर दो? फिक्स एसेट को डेबिट कर दो और इम्पेयरमेंट लॉस को क्या कर दो? क्रेडिट। कितने से? 12,000 से। रुक जाना जरा। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होने का मतलब PNL डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होने का मतलब PNL डेबिट। PNL हुआ तो GP में से माइनस, क्रेडिट हुआ PNL तो GP में ऐड। अदर इनकम, नो इशू, नो टेंशन। कौन से मॉडल से रिवर्सल सिखाई? इसके बाद कौन सा सिखाऊंगा? बस इतनी सी बात है। चलो भाई, अब करते हैं इसी क्वेश्चन को किसके साथ? लेकिन कुछ फिगर्स चेंज कर लेते हैं। लिखें भाई, आई कैप के सप्लीमेंट से ही ले रहा हूँ भाई, बार बार बता रहा हूँ आपको। किसको? नहीं नहीं, इसको आगे ना लेके जाओ, वो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन। लिखे भाई, कॉस्ट यही रख लें, डेट भी यही रख लें कॉस्ट की। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपी 1 लाख। लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू कितनी रखी? 0। बाइंग रेट? बाइंग रेट 1,1,16। अब 3 चीज़ें लिखवा देता हूँ, रीवैल्यूएशन डेट और 2 रिकवरेबल अमाउंट। रीवैल्यूएशन डेट कर लें 31/12/16। रीवैल्यूएशन डेट जी, रीवैल्यूएशन 31/12/16 और अमाउंट ले लें 1,21,500। आई क्या अपने मेरे ख्याल में यही फिगर ली है, 1,21,000 यही लिया, चेक कर लें, 1,21,500 ठीक है। फिर आ जाए रिकवरेबल अमाउंट पर, वो 12 कह रहा हूँ 16। अब आ जाए रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट 31/12/18 को, 31/12/18 को 65,100 लिख लें, 65,100। फिर लिख लें रिकवरेबल अमाउंट 20, ताकि 2 साल डेप्रीशिएट कर लो ना ज़रा, कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है। 31/12/20, एक से पिक्चर क्लियर नहीं होती। 55,000 कितनी भाई? 55,000। पहुँचे जी, करें रीवैल्यू पहली दफ़ा। रीवैल्यूएशन डेट कब की है? पहले क्या करोगे? ओहो, पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यूएशन कर दो।
शुरू करूं? चलो मुझे करवाओ। कब बाय किया? 1/1/16 को। कितने का? 1 लाख का। डेट लिखी हुई है, सॉरी, 1 लाख। अच्छे बच्चे हो, पाले बच्चे हो, पाले। पता नहीं खालू पारे हैं या नहीं है। बड़ी है माशाल्लाह। चलो फिर तो प्यारे ही हैं भाई। चलो भाई 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू बताओ 0 और लाइफ 10 years बोलो जी। 10,000 10,000 माइनस कर दो जी 90,000। 90,000। ये क्या WDV? हाँ जी। अब आ जाए रीवैल्यूड अमाउंट बताएं जी। ये देखें 1,21,500। एक ही फ्रेम में रखा करें। 1,21,500 ये आ गया 1,21,500। रीवैल्यूड अमाउंट ज़्यादा आ गई, सरप्लस आ गया। कितना? 31,500। कहाँ लेके जाऊँ? रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाए, PNL में कुछ नहीं जाएगा। ये आ गया 31,500। आगे आ जाए। अब 31/12/17 को डेप्रिशिएट करूँगा। उसने कोई नहीं कहा कि लाइफ चेंज हुई या नहीं हुई, तो लाइफ सेम है। 10 में से 1 गया 9, और इधर 31,500 भी 9 से डिवाइड हो गया। ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर बाय ईयर ट्रांसफ़र होता है डेप्रिसिएशन के साथ। ये कितना आया? 13,500 डेप्रिसिएशन आ गई। ये कितना आया? 3500। ये 3500 ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स आ गया। ये कितना आया? 108,000 आ गया। ये कितना आया? 28,000। ये 28,000 आ गया। 31/12/17 की WDV आ गई, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट 18 और 20 की है। 17 को फिर डेप्रिशिएट करूँगा, 18 को आ जाए 1,08,000। लेकिन अब लाइफ कितनी रह गई है? 8। उधर 28,000 डिवाइडेड बाय 8 ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स सिखा चुका हूँ भाई। बोले 13,500 वही फिगर आएगी। एग्ज़ाम टिप सुन लो, अगर रीवैल्यूड एसेट हो और कोई चेंज ना आ रही हो तो बार बार फार्मूला लिखे बगैर डायरेक्ट वही ऊपर वाली फिगर लिख सकते हैं। 3500 ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स। बोलें जी। नहीं 94,500। दूसरी तरफ बोले 24,500। 31/12/18 को रिवाइज WDV यानी रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। जाके देखें क्वेश्चन में कितनी है। 65,100। आप दिखा रहे हैं जी, कितनी है? 65,100। अब पूरा डाउन हुआ, डाउन हो गया। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। कितना डाउन हुआ? 29,400। अब याद करो जब इम्पेयरमेंट सिखाया था, क्या सिखाया था? अगर सरप्लस में है तो पहले उसको न्यूलिफाई करो, बाकी फिर इम्पेयरमेंट PNL डेबिट करो। कितना बचा? 5,000। 49,900। भाई ये पॉइंट याद है? अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है और नेगेटिव हो जाए तो पहले उसको न्यूलिफाई करोगे, बाकी PNL में डेबिट करोगे। ये नील हो गया। ये कितना आ गया? 49,900। अब 19 में डेप्रिशिएट करूँगा। 65,100 डिवाइडेड बाय 7, 4900 डिवाइडेड बाय 7। बोलें जी। ये आ गया 9300। ये कितना आया? 700। याद करें 700 की कभी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। WDV कितना बचा? 55,800। ये कितना है? नील। ये कितना है? 4,200 नेगेटिव। 31/12/20 को दोबारा रिकवरेबल अमाउंट है, लेकिन पहले डेप्रिशिएट करूंगा। 55,800 डिवाइडेड बाय 6 और उधर 4,200 डिवाइडेड बाय 6। बोलें जी। 9300 तो डेप्रिसिएशन हो गई, और इधर 700
इसकी भी नो एंट्री। ये क्या बचा WDV में? 46500। ये क्या बचा? 3500। अब ज़रा वर्किंग सामने रख के ये वर्किंग करें, रीवैल्यूड एसेट के लिए कैलकुलेशन करें। और कहाँ से करेंगे? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट से लेकर चलेंगे। स्टैंडर्ड कहते हैं लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट से इसको डेप्रिशिएट करके WDV लेकर आएँ, फिर उसको रिकवरेबल अमाउंट 31/12/20 से कंपेयर करें। दोनों में से जो लोअर हो उसको आप अपनी रिवाइज्ड बुक वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट की जगह रखें। आओ बच्चों, वर्किंग नंबर 1, इस क्वेश्चन के लिए तो वर्किंग 1 ही होगी ना। क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। जी, रिकवरेबल अमाउंट लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट ए कितनी है? 31/12/20 को 50। और दूसरी फिगर कौन सी लेनी है? WDV had the impairment never took place। कितना है? आ जाओ भाई, क्या रूल सिखाया था? ये देखें, WDV विल बी फ्रॉम लास्ट रीवैल्यूएशन। अब देखें जी, लास्ट रीवैल्यूएशन पे क्या अमाउंट आई? 1/21। इसको लेकर चलेंगे। 1/21,500 वैल्यू थी। इस रीवैल्यूएशन के बाद अज्यूम करना है कि इम्पेयरमेंट नहीं हुई, तो डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4। कैसे? जब रीवैल्यू किया तो 9 साल बाकी थे। 1 डेप्रिसिएशन, 2 डेप्रिसिएशन, 3 डेप्रिसिएशन, 4 डेप्रिसिएशन, तो डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स। 1,21,500 में से ये डेप्रिसिएशन अकुमुलेटेड माइनस करें, ये 54,000 है। पक्की बात? 1,21,500 में से 54,000 माइनस कर दो, 67,500। इसमें से लोअर ले लो, कितना लो? 55,000। अब ये जो रिवाइज बुक वैल्यू का मतलब है, इसका मतलब है रिकवरेबल अमाउंट जो तुमने लेनी है, रिकवरेबल अमाउंट जो तुमने लेनी है। कितनी लोगे? 55,000। अप हो गया? कितना अप हुआ? 8,500। इधर कितना लिखो? 3,500। बाकी बचा 5,000। ये 5,000 इधर आ गया, ये 5,000 इधर आ गया। अब जब इम्पेयरमेंट हुआ था तो क्या एंट्री पास की थी? ये पास की थी नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये देखें, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। हमने कहा था पहले इसको न्यूलिफाई करो 24,500 से। इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से? 4,900 से। और फिक्स्ड एसेट क्रेडिट कितने से? 29,400 से। ये कब है? जब इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया। और जब 31/12/20 आएगा तो क्या रिकॉर्ड करना है? रिवर्सल। आएं जी रिवर्सल के लिए। फिक्स एसेट डेबिट हुआ, बोलें जी, 8,500 से। ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ, सॉरी क्रेडिट हुआ, कितने से? 5,000 से। और फिर इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हुआ, कितने से? 3,500 से। इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होने का मतलब P&L क्रेडिट हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होने का मतलब P&L डेबिट हुआ।
ये वो पॉइंट है रिवर्सल का बेटा जिस पे ये सप्लीमेंट मौजूद है। ये पॉइंट हमने आपके साथ शेयर कर लिया। अच्छे तरीके से इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन में पुट करूँगा ग्रुप में, वो ट्राई कीजिएगा, साथ ही मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी आपको अवेलेबल कर दूँगा। हैव अ गुड टाइम। अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ करें। अल्लाह हाफिज़।